हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है ना, वो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए 12 से स्टार्ट हो जाता है। 12 से बीएससी में, एमएससी में, सीएसआईआर नेट में, नीट में, जेई में, आईआईटी जैम में, हर जगह पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, वो एक बार पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि वो हर जगह काम में आएगा। 12th को भी कवर करेगा, जेई नीट को भी कवर करेगा, सीएसआईआर नेट को भी कवर करेगा, यहाँ तक कि गेट के क्वेश्चन भी सोल्व आउट हो जाएंगे। और आईआईटी जैम की तो स्पेशली मान के चलो हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से मैं आपको ये चैप्टर कवर करवाऊंगी कि इस चैप्टर में आपके अगर किसी भी एग्जाम में जो पीवाईक्यू आए हैं उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व आउट कर सकते हो। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों कह रही हूँ इम्पोर्टेंट? क्योंकि कहीं ना कहीं हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। नेट में भी आता है, आईआईटी जैम में भी क्वेश्चन आते हैं, गेट में भी आते हैं, हर जगह क्वेश्चन इसके बनते हैं, ठीक है। तो आइए एक नई शुरुआत हम करते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से। इस चैप्टर की आपको क्लासेस देखने को मिलेगी, एक अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी केमिकल काइनेटिक्स। अब स्पेशल नहीं डालेंगे कि नेट की है कि आईआईटी जैम की, नहीं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको, कोई भी अगर पीवाईक्यू आप उठा के देखोगे तो सभी एग्जाम के पीवाईक्यू आप सोल्व आउट कर पाओगे। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन कौन से जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे हम। कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ हम रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन हम डिस्कस करेंगे और रेट लॉ हम डिस्कस करेंगे। अपने आप में रेट लॉ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि किस प्रकार से इसको नोटिफाई हम करते हैं। इससे क्वेश्चन भी बनते हैं रेट लॉ से। तो रेट लॉ इसमें भी हम आपको देखो कि देखो, जहाँ लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा रहे हैं वहाँ रेट लॉ तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम कुछ बेसिक आपको रेट लॉ के बारे में बताएंगे, लेकिन इसके आगे आने वाली जो क्लास होगी सेपरेट मैं आपको रेट लॉ के ऊपर पढ़ाऊंगी। अलग टॉपिक अपना निकल के आएगा, एक अलग लेक्चर इसका बन जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से, लॉ ऑफ मास एक्शन और अपना रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स का जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो अपना जो फर्स्ट है वो क्या है कि केमिकल काइनेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स। ये मान के चलिए बिल्कुल जीरो से और एडवांस तक हम पढ़ाएंगे। जीरो से हीरो जो बोलते हैं ना, तो वो वाला डायलॉग आज अपना इसमें फॉलो हो जाएगा। जीरो से लेकर एडवांस तक, बेसिक से एडवांस तक हम कवर करवाएंगे। कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, कितना भी अपना एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो, कितना भी बेसिक क्वेश्चन हो, सारे कवर करवाए जाएंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो इसमें हम स्टडी करते हैं, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है तो कितनी स्लो हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है, उसके जो रेट है ना उसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इन शॉर्ट हम इस चैप्टर में जहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो इसका शॉर्ट बना लेना, आर ओ आर लिखेंगे हम। जहाँ भी आपको आर ओ आर लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें किसके बारे में हम स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब यहाँ से उठ के आता है कि मैम रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर। देखो रेट से क्या समझ में आता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है कि मान लो कोई भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन करवाए तो जाहिर सी बात हमने क्या लिया होगा, रिएक्टेंट लिया होगा। रिएक्टेंट लिया हमने, कुछ ना कुछ टर्म कंडीशन है, जो भी रिएजेंट वगैरह अप्लाई की उसकी बात मैं नहीं कर रही, कि जो भी हमने रिएक्शन करवाई है उसमें हमने क्या लिया, रिएक्टेंट लिया। क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है, प्रोडक्ट हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो होगा क्या
कि जो भी हमने रिएक्टेंट लिया है ना, उसकी जो कंसंट्रेशन हमने ली है ना, वो अगर मान लो अगर हमने कुछ अमाउंट लिया तो सेम अमाउंट तो नहीं रहेगा। अगर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो कुछ ना कुछ अमाउंट उसका डिक्रीज होगा और क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या बताती है रेट ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में कंसंट्रेशन जितनी भी चेंज हो रही है, किसके इंटरवल में देखेंगे, हम टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि 1 मिनट में इतनी कंसंट्रेशन चेंज हुई, अगले 1 मिनट में इतनी चेंज हुई, 5 सेकंड में इतनी चेंज हुई, 6 सेकंड में इतनी चेंज हुई। कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताती है, किसी भी रिएक्शन की रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन में जो चेंजमेंट आ रहा है ना, उसको क्या बताती है, रेट ऑफ रिएक्शन। खाली रिएक्टेंट की नहीं बोल सकते, हम ये भी बोल सकते कि प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट स्टार्टिंग में क्या था, 0 था, फिर प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया, कि 1 मोलर बना, 2 बना, 3 बना, इस प्रकार से। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर भी बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन और प्रेशर, इनमें चेंजमेंट। द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और प्रेशर पर यूनिट, किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में, पर यूनिट टाइम इंटरवल, उसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हम बोलेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या समझ में आया, कोई भी अगर हमने रिएक्शन ली है तो उसमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की या प्रेशर या प्रोडक्ट की कितनी चेंज हो रही है, प्रोडक्ट की देखेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट की देखेंगे तो रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन वहां से स्टार्ट हो, कि कितना चेंज हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन, उसके अमाउंट में, उसकी क्वांटिटी में कितना चेंजमेंट आ रहा है, ये कौन बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम किससे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, देखिए चेंज है ना, देखो कंसंट्रेशन है, किसके रेस्पेक्ट में है, टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन क्या है, चेंजमेंट है, क्या है, चेंजमेंट है। तो चेंजमेंट दिखाने के लिए हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल चेंज को डी से। तो डी सी अपॉन डी टी, ये किसकी नोटेशन हो गई, रेट की। तो रेट हमेशा कैसे निकालोगे, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या निकल के आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। मींस कितने कंसंट्रेशन जो है डिवाइड में टाइम चेंज, यहाँ पर भी चेंज, कि कंसंट्रेशन में कितना चेंजमेंट आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या बन के आएगा हमारे सामने, रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आता है। अब देखिए, अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो यूनिट क्या होगी, देखो कंसंट्रेशन की, यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स डिवाइड टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यहां से क्या समझ में आया कि रेट की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लेकिन जो ये है मोल लीटर इनवर्स को हम क्या बोल सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। तो इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एम सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये यहाँ से अलग, इसको देखो इंपॉर्टेंट जो भी आते हैं ना उसको अंडरलाइन आप हाईलाइट करते हुए लिखते हुए चलना। तो ये हमने यूनिट निकालने सीखी कि रेट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की ये बोल सकते हैं यूनिट क्या होगी, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। तो सेकंड तो क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट बनाना चाहे तो मोल लीटर इनवर्स हम क्या लिख सकते हैं, मोलर सेकंड इनवर्स एज इट इज। तो मोलर सेकंड इनवर्स क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। आप इसका एक बार स्क्रीन वीडियो आपके पास रहेगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ। ये तो इसको होगी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बेसिक। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे चेंज हो रही है। मान लो हमने क्या लिया, एक रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट हमने मान लिया ए रिएक्टेंट अपने पास, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, रिएक्शन स्टार्ट हुई 0 सेकेंड, क्लियर है, तब वो टाइम 0 सेकेंड था स्टार्टिंग में।
तो जब इसकी हमने कंसंट्रेशन जो अमाउंट लिया है ना वो 10 मोलर ले लिया, कुछ भी मान सकते हो आप, कितना मान लिया हमने, 10 मोलर मान लिया। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो नहीं बना था, 0। मान लो आफ्टर 1 सेकेंड टाइम ये बचा 9 मोलर और इसकी फॉर्मेशन कितनी हो चुकी है, 1 मोलर की। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम रेट कैसे निकालेंगे। यहाँ ये एग्जांपल मैं क्यों ले रही हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं यहाँ से एक आपको स्टार मार्क करके लिख लेना, इधर एक पॉइंट बताने जा रही हूँ क्या, कि जो रेट होता है ना वो ऑलवेज किसका साइन देता है, पॉजिटिव का साइन देता है, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो रेट इज ऑलवेज गिवन ए पॉजिटिव साइन। इसको अलग बॉक्स में बंद कर लेना। रेट इज ऑलवेज, नोट्स बनाते हुए चलने हैं। और फिर हम हर एक जो भी अपने एग्जाम है ना, नेट के भी, 12th के भी, आईआईटी जैम के भी, नीट के भी, सभी के हम क्या करेंगे, सीएसआईआर नेट के भी सभी के हम पीवाईक्यू लगाएंगे एक बार अपना टॉपिक फिनिश हो जाए। तो रेट इज ऑलवेज गिवन ए पॉजिटिव साइन। रेट कभी भी नेगेटिव साइन में लिखा हुआ दिखाई आपको नहीं देगा, इसको आप स्टार मार्क कर लिख के कहीं भी लिख लेना। ठीक है, अब ये कैसे, वो मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ। तो देखिए, अगर हम इसका रेट निकाल, रेट किसका निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट की भी चेंज होगी टाइम के अकॉर्डिंग, और किसकी भी चेंज होगी, प्रोडक्ट की भी चेंज होगी। तो मान लो पहले हम निकाल रहे हैं किसकी, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, मान लो पहले प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट का जब हम रेट लिखेंगे ना तो क्या आएगा देखो, और एक सेकंड और देखना इधर, इसको और क्या लिख सकते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन। किसी भी चीज में आप चेंजमेंट कैसे निकालोगे, कोई चीज स्टार्टिंग में थी वो फाइनल तक पहुंच गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हुए तभी तो चेंजमेंट आता है। तो फाइनल कंसेंट, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम क्या मान लेते हैं, C1। फाइनल को क्या मान लेते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन C2। तो जो चेंजमेंट आएगा ना DC, हम कैसे लिख सकते हैं, C2 माइनस C1। इट इज क्लियर। तो जो अपना चेंजमेंट हुआ है ना वो कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल आएगा कंसंट्रेशन का। इसी प्रकार से टाइम, T1 टाइम इनिशियल मान लेते हैं, T2 क्या मान लेते हैं हम, फाइनल। तो जो dt आएगा ना टाइम में जो चेंजमेंट आएगा वो क्या आएगा, T2 माइनस T1 आएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, चेंजमेंट निकालते हैं। तो इसी प्रकार से हम रेट क्या लिख सकते हैं, C2 माइनस C1 डिवाइड में T2 माइनस T1। क्लियर है। तो देखो यहां से हम रेट लिखने जा रहे हैं, तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड में चेंज इन टाइम, यही होगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अभी क्या बताया, C2 माइनस C1, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो देखो C2 कितना है, फाइनल, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का देख रहे नहीं, हम किसका देख रहे पहले, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का ही ध्यान में रखना है, रिएक्टेंट को भूल जाओ। ठीक है, तो प्रोडक्ट का फाइनल कितना है, 1 है, इनिशियल कितना था, 0। तो कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 1 माइनस 0। टाइम भी देखा जाए तो फाइनल कितना है, 1 सेकेंड पे हमने देखा है, स्टार्टिंग में कितना था, 0। तो 1 माइनस 0। तो ये यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि देखो 1 क्या आया, पॉजिटिव तो आया, नेगेटिव तो नहीं आया। तो यहाँ से इस प्रोडक्ट की रेट क्या आया है, पॉजिटिव आया है। इसी प्रकार अगर हम देखना चाहे किसका, रिएक्टेंट का, किसका देखेंगे, रिएक्टेंट का, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ चीज समझ में आएगी इसके बारे में। तो हम निकाल रहे रिएक्टेंट को फुल ना लिखकर मैं अब ऐसे लिखूंगी। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट को पूरा ना लिखकर हमने इसे डिनोट किया, ये नोटिफिकेशन याद रखना आप। अब देखिए इसका जब हम रेट निकालेंगे वही C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1। इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और फाइनल, C2 क्या, फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में इनिशियल 10 थी, कितनी हो गई, 9। तो फाइनल कितनी है, 9 मोलर। इनिशियल कितनी लेके चले थे हम, 10 मोलर। फाइनल टाइम 1 और इनिशियल टाइम 0, तो 1 माइनस 0। तो ये देखो यहाँ से इसका मीनिंग समझ में आएगा। ये टाइम अब किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा ना। ये 9 माइनस, अरे इतना तो मैथ आता होगा, 9 माइनस 10 कर रहे हैं। ठीक है, और ये तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए
क्या, क्योंकि और हमें पता है रेट हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव। यहाँ रिएक्टेंट का रेट किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। तो इस साइन को, नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे एक नेगेटिव साइन हम इसके रेट के आगे और लगाएंगे, ताकि ये वैल्यू किस में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए। अब देखो ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए रिएक्टेंट का रेट हम जब भी लिखते हैं क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। और प्रोडक्ट का क्यों लगाते हैं, यहाँ से समझ में आया होगा ना, क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका रेट हमेशा नेगेटिव निकल के आता है, और नेगेटिव रेट होता ही नहीं है, किसका साइन होता है, हमेशा पॉजिटिव का होता है, इसलिए। और प्रोडक्ट के आगे कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट तो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो इसको अगर हम अब लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अब ये बॉक्स में बंद कर लेना क्वेश्चन के लिए, कि जो रेट होता है ना वो क्या होता है, और समरी यही है इस टॉपिक की, क्या, जो रेट है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, डी सी डिवाइड में डी टी। जो रेट है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, डी सी डिवाइड में डी टी। पॉजिटिव किसका आएगा, प्रोडक्ट का। और जो नेगेटिव साइन हम देख, इसलिए कभी भी देखा होगा रिएक्टेंट का रेट हम जब भी लिखते हैं तो हमेशा नेगेटिव साइन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, वो पिछले एग्जाम्पल में समझ में आया होगा। और ये हमेशा किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बॉक्स में बंद करके अच्छे से सजा के रखिए, ये बहुत काम की चीज है आपके लिए। जो हमने पढ़ा है ना अभी तक, ये जो पीछे हमने ये जो कहानी पढ़ी है, इसका कंक्लूजन क्या है, ये है कि रेट हम कैसे लिखेंगे, डी सी डिवाइड में डी टी लिखेंगे, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे, प्रोडक्ट के आगे तो पॉजिटिव रहेगा, लगाओ या ना लगाओ अंडरस्टूड है। लेकिन रिएक्टेंट का रेट हम जब भी लिखते हैं ना तो हमेशा क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं। वो समझ में आया होगा नेगेटिव हम क्यों लगाते हैं, पिछली जो कहानी बताई है। कहानी समझ में आई या ना आई, इस टेबल को अच्छे से सजा के रखना, पीवाई क्यों करेंगे जब बड़ी काम में आएगी। पहला पॉइंट यही है आज की क्लास की, जो हमने सीख ली है ना वो कंक्लूजन यही सीखना है हमें रेट निकालने का, ठीक है। तो ये तो हो गई जनरल सी रेट की बात कि रेट ऑफ रिएक्शन। अब अपना सेकंड हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। और रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, रेट इक्वेशन भी बोलते हैं, और रेट लॉ भी खाली हम बोलते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल इजी हम जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, तो मैं शॉर्ट लिख रही हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन, और इधर मैं लेके चल रही हूँ रेट लॉ। रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, या आप क्या भी बोल सकते हो, रेट लो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है लॉ ऑफ मास, दोनों में माइनर साइड डिफरेंस है, इसलिए मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ इनको। लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन है उसका अगर हम रेट लिख रहे हैं तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्या, कि कोई भी रिएक्शन है उसका हम क्या लिख रहे हैं, रेट लिख रहे हैं, तो वो जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन के, किसकी कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगा, कैसे होगा, देखो कंसंट्रेशन जितनी स्पीड से डिक्रीज हो रही है उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है, रेट बढ़ रहा है। तो रेट कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट भी कम होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट भी क्या होगा, जाहिर सी बात है ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट। अब बात क्या है, यहाँ क्या आएगी, यहाँ कुछ ना कुछ पावर जरूर आएगी। अब वो पावर क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है। तो वो पावर क्या होती है, ये होती है स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसमें और इसमें यही फर्क है, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां भी करके आते हैं। स्टेचियोमेट्री कोफिशिएंट, जो आगे कोफिशिएंट लिखा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने एक रिएक्शन ले ली 2A, किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं अगर इसका रेट लिखना चाहूंगी तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, ए है। और इसकी पावर क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी पावर, यहाँ आ जाएगी। एक सेकेंड, तो पावर हम इस किस में लिखते हैं, इसमें हम लिख के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम इसकी बात करते हैं ना तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा, जो रिएक्टेंट की रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट के क्या होगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ जो पावर आएगी ना वो क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कल की क्लास में, इससे नेक्स्ट जो क्लास आएगी ना उसमें मैं आपको करवाऊंगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहले बस इतना सा समझ लो, इसमें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंसंट्रेशन के आगे जो भी होगा ना 1 2 3 4 जो भी होगा हमेशा वो पावर आएगी इसमें, और इसमें एक ही डिफरेंस है लिखने में। और इसमें हमेशा क्या आती है, पावर में ऑर्डर आती है, चाहे ये कोफिशिएंट कुछ भी हो। जैसे मैंने वापस यही रिएक्शन उठाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, तो इसकी जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए के। लेकिन यहाँ ऑर्डर आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ऑर्डर आएगा, यहाँ पर हम 2 नहीं आएगा। दोनों में माइनस है, डिफरेंस है, समझ के चलना। कोई भी रिएक्शन है उसका जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की, ठीक है। लेकिन पावर क्या आएगी, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पावर क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो समझ में आ गया होगा, ये जो कांस्टेंट होते हैं इसी को एक नंबर होता है वो उसी को हम बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी एक सेपरेट क्लास आएगी उसमें समझ में आएगा, फिर ये आपको बहुत ईजी लगने वाला है, ठीक है। या दूसरी हम इसको क्या बना सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं हम, मान लो एक रिएक्शन हमने ये मानी, अब मैं एक दूसरी रिएक्शन कंसिडर कर रही हूँ, ए प्लस ए प्रोडक्ट। तो देखो एक भी रिएक्टेंट हो सकता है, ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो एक से ज्यादा जो रिएक्टेंट है ना कोई दिक्कत नहीं है, उनकी मल्टीप्लीकेशन की क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, दोबारा कंसंट्रेशन ऑफ ए। या 2 है तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख सकते हो क्योंकि सेम है, अलग अलग होते तो हम अलग अलग लिखते हैं। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, rate of reaction is directly proportional to the multiplication of the reactant concentration of the reactant. Multiplication of the concentration of the reactant is known as law of mass action. अगर मैं यही रिएक्शन अगर इधर लेके चलूं तो देखिए a प्लस ए किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में। अगर यहाँ भी लिखें तो यहाँ भी सेम कहानी रहने वाली कि रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द, क्योंकि यहाँ पावर भी तो आ रही है, रेज टू द पावर इज नोन एज ऑर्डर। और ऑर्डर मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है तो मैंने मान लिया इसका ऑर्डर एल है और इसका ऑर्डर क्या है, एम है। और अगर हम एल और एम का सम करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर। ध्यान से सुनिए दोबारा डेफिनेशन, द रेट ऑफ the reaction is directly proportional to the multiplication of the concentration of the reactant raised to the power is known as order of reaction। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम उसको बोलते हैं। यहाँ सिंपल है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। वो अंडरस्टूड है कि जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो इसकी पावर में आ जाएगा। या 1 1 है इसलिए मैंने नहीं लगाया, यहाँ 2 होता है 3 होता है तो वो पावर में लग जाते हैं। ये माइनर सा डिफरेंस है किसमें, लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ एक्सप्रेशन में। रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऑर्डर का हो रहा है, ऑर्डर आपको अभी के लिए ये मान लो कि एक बॉक्स में लोग लगा के बंद कर लो, नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काफी डिटेल से हम समझेंगे। तो आज क्या समझा हमने, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, इसी को रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, रेट इक्वेशन भी बोलते हैं और इसी को हम रेट लॉ भी हम बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है आज हमने कुछ बेसिक समझा है किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, इसकी यूनिट्स के बारे में, ये पूरी डिटेल समझी हमने सिर्फ इस एक की पॉइंट के लिए, ये वाला की पॉइंट। और इसका कंक्लूजन हमने देखो इस चैप्टर में जो भी मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी तो लास्ट में उसकी समरी जरूर निकल, तो रेट ऑफ रिएक्शन की ये कह सकते हो समरी है ये। इसी प्रकार से हम ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की अलग टेबल बनाएंगे, 2 की अलग बनाएंगे, 3 की अलग बनाएंगे, पैरेलल रिएक्शन की अलग बनाएंगे, कंजर्वेटिव रिएक्शन की हम अलग बनाएंगे, अरेनियस इक्वेशन वगैरह की सब की हम अलग बनाएंगे। तो आईआईटी जैम में, नीट में, हर में, नेट में, गेट में जहाँ भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो सारे अपने कवर हो जाएंगे। हमने पढ़ा लॉ ऑफ मास एक्शन,
बेसिक सा है, इसका बहुत यूज होगा। इसको आपको थोड़ा वो लग रहा होगा, ये आगे आने आने वाली क्लास में आपकी इसके पीवाईक्यू भी हैंड टू हैंड सब कुछ इसका कवर हो जाएगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो हमारे आप कमेंट में ज़रूर पूछ के जाएं, या कोई भी क्वेरी है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी किसी भी पीवाईक्यू में किसी क्लास रिलेटेड कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बुनियाद एकेडमी, उसको उसको ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम आपको जो भी शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, किसी भी एग्जाम से जो भी नोटिफिकेशन आउट होता है, तो हम वहाँ पर आपको डिटेल्स दे देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।